सोचकर देखिए, एक गोली चलती है और पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता है। पहला विश्व युद्ध सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नक्शा है, ये उस बड़े धमाके से ठीक पहले का यूरोप है। एक ऐसा महाद्वीप जहां बड़े बड़े साम्राज्य थे, पुरानी दुश्मनियां थीं और नई नई महत्वाकांक्षाएं भी थीं। मतलब माहौल कुछ ऐसा था कि बस एक चिंगारी की देर थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि साराजेवो में एक आदमी की हत्या कैसे एक ऐसी जंग की वजह बन गई जिसमें करोड़ों लोग मारे गए और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की ही बात करते हैं जिसने इस आग को भड़काया। ये चिंगारी थी 28 जून 1914 को सराजेवो शहर में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। अब कहने को तो ये एक हत्या थी, लेकिन ये समझने के लिए कि एक हत्या इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बन गई, हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। देखिए, ये जो हत्या थी ना, ये तो बस एक चिंगारी थी। असली वजह तो वो बारूद था जो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। यूरोप उस वक्त सच कहें तो कोई शांति का बगीचा नहीं था। वो एक बारूद का ढेर था जिसमें तरह तरह के विस्फोटक विचार और आपसी खींचतान भरी हुई थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी जमीन कई कई सालों से तैयार हो रही थी। तो सवाल ये है कि इस बारूद के ढेर में आखिर था क्या? मोटे तौर पर चार चीजें थीं। पहला, अग्रेसिव नेशनलिज्म, मतलब मेरा देश सबसे महान है और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। दूसरा था इंपीरियलिस्ट राइवलरीज, यानी कॉलोनीज और बाजारों पर कब्जे की होड़। तीसरा, मिलिटरिज्म, मतलब हर देश पागलों की तरह अपनी फौजी ताकत और हथियार बढ़ा रहा था। और चौथा, और शायद सबसे खतरनाक, था अलायंसेस का एक उलझा हुआ जाल। ऐसा जाल जिसका मतलब था कि अगर मेरे दोस्त पर हमला हुआ तो वो मुझ पर हमला माना जाएगा। और स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये उस समय की दो मुख्य टीमें थीं। एक तरफ ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। अब कहने को तो ये सारे गठबंधन डिफेंस के लिए थे, अपनी अपनी रक्षा के लिए। पर इसका असली मतलब ये था कि अगर इनमें से किन्हीं दो देशों के बीच भी जरा सी बात बिगड़ती तो देखते ही देखते पूरा का पूरा यूरोप जंग की आग में कूद पड़ता। और सिर्फ हथियार और गठबंधन ही नहीं, उस दौर के आइडियाज भी जंग को बढ़ावा दे रहे थे। जॉर्ज हेगल जैसे दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित होकर लोग मानते थे कि राष्ट्र एक बहुत ही पवित्र, एक डिवाइन आइडिया है। इसके लिए जान देना गर्व की बात है। सोशल डार्विनिज्म जैसी सोच ने ये सिखाया कि देशों के बीच में कंपटीशन और संघर्ष तो नेचुरल है। इसमें जो सबसे ताकतवर होगा वही बचेगा। सोचिए, इसी वजह से जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो वियना की सड़कों पर मातम नहीं बल्कि जश्न मनाया जा रहा था। तो अब देखते हैं कि हुआ क्या। कैसे उस एक चिंगारी ने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था जिसे कोई रोक ही नहीं पाया। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर जंग छेड़ दी। फिर सर्बिया का साथी रूस अपनी सेना लेके आ गया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त था जर्मनी, तो उसने रूस पर हमला बोल दिया। रूस का दोस्त फ्रांस था, तो वो भी जंग में खिंच गया। और फिर जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर धावा बोला तो ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ जंग में उतर आया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ ही हफ्तों के अंदर हो गया। एक के बाद एक देश जैसे डोमिनो गिरते हैं ना, वैसे ही जंग में कूदते चले गए। उन गठबंधनों के जाल ने शांति का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये पहले की किसी भी लड़ाई जैसी नहीं थी। ये सिर्फ सेनाओं के बीच की जंग नहीं थी, इसे कहते हैं टोटल वॉर, यानी एक संपूर्ण युद्ध। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम नागरिक भी निशाने पर थे। देश की पूरी इकोनॉमी जंग के लिए झोंक दी गई थी। महिलाएं पहली बार इतनी बड़ी संख्या में घर से निकलकर फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम करने लगी। शहरों के इंडस्ट्रियल सेंटर्स मिलिट्री टारगेट बन गए। और तो और केमिकल और बायोलॉजिकल जैसे नए और भयानक हथियार भी इस्तेमाल हुए। मतलब समाज का हर हिस्सा, हर इंसान इस जंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग कितनी बड़ी हो गई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो सिर्फ एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्रों की तरफ ही 22 देश थे। ये सच में एक वर्ल्ड वॉर था। तो अब बात करते हैं कि इस भयानक जंग के बाद दुनिया का क्या हुआ, इसका असर कितना गहरा और लंबा था। जरा इन दो नक्शों को देखिए।
एक तरफ है 1914 से पहले का यूरोप और दूसरी तरफ 1918 के बाद का। फर्क साफ नजर आता है ना? बड़े बड़े साम्राज्य जैसे ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन ये सब खत्म हो गए और उनकी जगह नए नए देश बन गए। ये सिर्फ नक्शे में बदलाव नहीं था, ये पूरी दुनिया का कायापलट था। तो हुआ क्या? 4 बड़े साम्राज्य रशियन, ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मन ढह गए। पोलैंड और युगोस्लाविया जैसे नए देश बने। आर्थिक तबाही इतनी बड़ी थी कि उसने ग्रेट डिप्रेशन के लिए जमीन तैयार कर दी। फैसिज्म और नाजिज्म जैसी नई और खतरनाक विचारधाराएं पैदा हुईं। और हाँ, एक पॉजिटिव चीज भी हुई, महिलाओं को समाज में और राजनीति में ज्यादा अधिकार मिले। मतलब इस एक युद्ध ने 20वीं सदी की पूरी कहानी की पटकथा लिख दी थी। इसका असर आज तक महसूस होता है। अब एक सवाल जो आज तक पूछा जाता है, क्या इस जंग के लिए सिर्फ जर्मनी जिम्मेदार था? ये बहस शुरू हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइज के वॉर गिल्ट क्लॉज से, जिसमें सारा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया गया था। लेकिन हमारा सोर्स एक ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया देता है। वो कहता है कि हाँ, जर्मनी एक मुख्य अग्रेसर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिम्मेदारी दूसरों की भी थी। जैसे रूस ने जिस तरह सर्बिया को सपोर्ट किया, फ्रांस ने जिस तरह बिना सोचे समझे रूस का साथ दिया, और ब्रिटेन जो आखिर तक फैसला ही नहीं कर पाया, इन सब ने मिलकर इस तबाही में अपना अपना हिस्सा डाला। और एक और बड़ा सवाल, क्या इस युद्ध को टाला जा सकता था? क्या ये होना ही था? सोर्स का मानना है कि शायद इसे टाला जा सकता था। जो सबसे बड़ी नाकामी थी वो थी डिप्लोमेसी की, कूटनीति की। ऐसा लगता है कि बातचीत के सारे रास्ते ही बंद कर दिए गए थे। अगर उस समय के नेता थोड़ी रचनात्मकता दिखाते, थोड़ी समझदारी से काम लेते, तो शायद कोई और हल निकल सकता था। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे शायद, बस शायद, रोका जा सकता था। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, प्रथम विश्व युद्ध की विरासत आज भी मिडिल ईस्ट और अरब दुनिया में संघर्ष और राजनीति को कैसे शेकल दे रही है। सोचिए, जब ऑटोमन एम्पायर टूटा तो जीतने वाले देशों ने कैसे अपनी मर्जी से वहां की सीमाएं खींच दी। क्या उन्हीं लकीरों ने आज के कई कॉन्फ्लिक्ट्स के बीज नहीं बोए? ये दिखाता है कि 100 साल पुरानी एक घटना का असर आज भी हमारी दुनिया पर कितना गहरा है, और ये हमें इतिहास से सीखने की अहमियत भी याद दिलाता है।